जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज जिस तरीके से गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं राइजिंग स्टार्स पब्लिक स्कूल में। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए तमाम सारे स्कूलों में आज गणतंत्र दिवस का जो प्रोग्राम है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, लेकिन कोविड नियमों के साथ। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज के दिन भारत को पूर्ण गणराज्य का दर्जा मिला था और आज ही के दिन हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ था, इस उपलक्ष्य में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस की इस पावन बेला पे कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे तमाम सारे युवा वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हुए हैं, जिनसे जानेंगे कि जिस तरीके से आज से कुछ ही लम्हे बचे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के, और बहुत जल्द जो है पहला चरण शुरू होने वाला है। तो गणतंत्र दिवस पे क्योंकि आज संविधान की बात होगी और कोई भी देश हो वो संविधानिक तरीके से चलना चाहिए, पूर्णतः संविधान का पालन होना चाहिए। जिस तरीके से सरकारें आती हैं जाती हैं, ये एक प्रजातंत्र और लोकतंत्र का एक ये हिस्सा है कि हर 5 साल पे चुनाव आते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो और चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो। जिस तरीके से देश में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसमें देश का जो सबसे बड़ा सूबा है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ही तय करता है कि उत्तर प्रदेश से ही ये तय होता है कि लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। बहुत हद तक उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव ये तय कर देता है कि लोकसभा में किसकी सरकार बनेगी, केंद्र में कौन आएगा, कौन राज करेगा। तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा करीब है और आज गणतंत्र दिवस है, इसलिए क्राइम रिपोर्ट सर्च की टीम यहाँ पे कुछ हमारे साथ युवा वर्ग मौजूद है, समाज सेवी हैं, उनसे जानेंगे। और सबसे ये जो हॉट सीट थी जिसपे अभी एक दिन पहले विराम लग गया और यहाँ पे सपा के सिंबल को लेकर के बहुत सारा डिस्प्यूट था, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य 183 विधानसभा में आए, जो है सपा में शामिल हुए, लग रहा था कहीं ना कहीं वो अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए आए, लेकिन सपा की जो लिस्ट जारी हुई उसमें जो उनके सिटिंग विधायक थे मनोज पांडे, आपको बताना चाहूंगा कि एक बार सपा ने फिर से दांव खेला है मनोज पांडे को लेकर के। तो ये राजनीतिक चर्चा परिचर्चा है, लेकिन मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जनता सरकार को चुनेगी और जनता की अपनी समस्याएं होती हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं और लोग किसको चाहते हैं कि सुचारू रूप से यहाँ का जो है शासन प्रशासन चल सके और ऐसी सरकार आए जो जो सुचारू रूप से एक पैरेलल जो है सभी समाज के वर्गों को लेकर के चले। तो बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे सहयोगी भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ साथ समाज सेवी भी हैं और व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, इंतजार सिंह जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि ये पेशे से एक पत्रकार हैं, उसके बाद समाज सेवी हैं, उसके बाद व्यापारी जो गण है उनका जो व्यापार मंडल है, कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप भी माना जाता है कि व्यापारियों का एक राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है और वो कहीं ना कहीं सरकारों को तय करते हैं। तो जानेंगे इंतजार सिंह से कि क्या उनको क्या लगता है, अगर 183 विधानसभा की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि मनोज पांडे पे जिस तरीके से सपा ने दांव खेला, भाजपा का भी प्रत्याशी तय नहीं है, दौड़ में है, कांग्रेस का प्रत्याशी अभी तय नहीं है, कई सारे लोग दौड़ में हैं। तो आप अगर इस विधानसभा की बात की जाए और चर्चा परिचर्चा की जाए, क्योंकि आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं अपने गदागंज गौरव ब्लॉक से, तो आपको क्या लगता है कि व्यापारियों का क्या रुझान है? सबसे पहले तो मैं क्राइम रिपोर्ट सर्च का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने समय दिया, और मैं समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और रही बात चुनावी चर्चा की, तो इसमें जो हमारे व्यापारियों के हित में जो काम करेगा, हम उसी को वोट देंगे और उसी के उसमें हम लोग सहयोग करेंगे।
अच्छा, 5 साल जैसे जो भाजपा की सरकार थी, योगी सरकार थी, तो एक गदागंज से आपने कई बार ये आवाज उठाई, जो गदागंज की सड़क को लेकर के जो रोड थी, और भाजपा के मैनिफेस्टो में था कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी आती, पिछले चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। इस वायदे पे बीजेपी कितना खरी उतरी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। जब यहाँ पे अभी पिछले वर्ष एक मंत्री जी आए थे, तो जिस रूट से वो आते हैं बस वही रूट बनाया जाता है। और हम तो यही चाहते हैं कि अगर साल में अगर एक बार अगर एक रूट से अगर कोई मंत्री आ जाए तो शायद वो रूट बन जाए। और हमें तो कहीं नहीं देखने को मिला कि कहीं पे रोड बना हो या कुछ भी हुआ हो। और हमारा जो गदागंज चौराहा है उसमें अगर देखा जाए तो एक ना कहीं पे एक शौचालय है, ना पे कहीं पे मतलब कोई इतनी बदतर रास्ता है कि जिसका कोई जवाब नहीं। आपको क्या लगता है कि इस बार फिर फिर से बीजेपी को सत्ता मिलेगी या नहीं मिलेगी? आपका क्या मानना नहीं, सत्ता तो अब ये तो अब जनता तय करेगी किसको मिलेगी। लेकिन हम लोग बस यही चाह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ अच्छा कार्य करेगा, हम वोट वो उसी को देंगे। क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ कि जिसको हम किसी पार्टी विशेष को हम कह सकें। तो कोई भी आया, अभी मैं जब से गदागंज में रह रहा हूँ 9-10 साल से, लेकिन हमें अभी यहाँ पे कोई सुधार नज़र नहीं आई है। है? देखिए, जैसा कि जो समाज सेवी इंतजार सिंह है, कि उनका कहना है कि जनता तय करेगी कि सरकार किसकी बनेगी, और जनता इस बात पे तय करेगी कि कितना विकास हुआ है, उसको लेकर के जनता तय करेगी। हमारे साथ एक और समाज सेवी हैं, तौफीक साहब हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या इनका क्या मानना है कि जनता विकास के मुद्दे पे वोट देगी या जनता जात के मुद्दे पे वोट देगी, कि जनता जो है अपने समाज के मुद्दे पे वोट देगी। आपको क्या लगता है कि जनता विकास के मुद्दे पे वोट देगी कि जनता जनता जात के मुद्दे पे? जनता विकास के मुद्दे पे वोट देगी और संविधान को बचाने के मुद्दे पर वोट करेगी। जिस तरीके से बीजेपी सरकार के जो पिछले 5 साल बीते हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि विकास हुआ है कि नहीं? ये विकास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं और भाषण बाजी है, बस इनके विकास कुछ नहीं। अच्छा, एक बात जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से भाजपा सरकार की अगर बात करें, तो उनका कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सवाल यहाँ उठता है, क्योंकि आप मुस्लिम वर्ग से आते हैं, तो सबका साथ और सबका विकास, विकास तो माना जा सकता है उनके अकॉर्डिंग कि सबका विकास हुआ होगा, लेकिन सबका साथ और सबका विश्वास में मुस्लिम समाज भाजपा के मैनिफेस्टो में कितना आता है? क्या उसका साथ और विकास है बीजेपी का? कहाँ दिख रहा है? अगर ऐसा है तो विधानसभा का चुनाव चल रहा है, कम से कम 20% 30% मुस्लिमों को टिकट दिया जाए, प्रत्याशी बनाए बीजेपी, तो जाना जाए सबका साथ सबका विकास। एक तो एक तरफा काम कर रहे हैं, वो तो दिख रहा है सामने, सबका साथ सबका विकास कहाँ दिख रहा है? अच्छा, बात किया जाए जिस तरीके से 2 बार से यहाँ पे आपके सिटिंग एमएलए मनोज पांडे हैं, और तीसरी बार सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उन पे फिर दांव खेला है, तो इस बार क्या लगता है कि मनोज पांडे यहाँ से सीट निकाल पाएंगे या बीजेपी का कमल खिलेगा? ये लगातार जनता के संपर्क में बने रहते हैं। जनता में यही माहौल बन रहा है कि ये लग रहा है कि तिवार तीसरी बार ये फिर विधायक बनेंगे। देखिए, फिर मैं बताना चाहूंगा कि जनता के अपने विचार हैं, जनता अपने विचार रखती है, और हमारा काम है समाज के बीच में जनता के विचारों को रखना, क्योंकि वीआईपीज का कवरेज सभी करते हैं, और समस्त चैनल आप देखते होंगे कि डिबेट पे सिर्फ चुनिंदा चेहरे ही बैठते हैं जिनको पार्टियां नॉमिनेट करती है। लेकिन जो सामाजिक बात अगर की जाए, जमीनी जो बात की जाए, अगर उसकी हम बात करें, तो जनता, आम जनता जो है, जो छोटे समाज में जो लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, उनकी राय लेना बहुत जरूरी है कि जनता क्या सोचती है और जनता को क्या चाहिए। ये बात वो बता सकते हैं, ये बात वो नहीं बता सकते हैं कि जिनको पार्टी ने चेहरा बनाया है और वो अपनी अपनी पार्टियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हुए हैं। तो हम जनता के बीच में हैं और जनता से जानेंगे कि वो क्या चाहती है।
हमारे बीच में युवा समाज सेवी हैं जो कि गौरा ब्लॉक से आते हैं। कहीं न कहीं जनता में उनकी एक अपनी पहचान है, अपनी छाप है। तो थोड़ा-सा आप अपना परिचय दें। मैं राघवेंद्र सिंह, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मैं गौरा ब्लॉक का रहने वाला हूँ, गदागंज मेरा घर है, मैं वहीं पर रहता हूँ। देखिए, जैसे फिर मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से अगर विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की हम लोग बात करें, क्योंकि आप युवा समाज सेवी हैं, तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि युवा सरकारों से क्या चाहता है? युवा सरकारों से भैया रोजगार, विकास इन्हीं सब मुद्दों पे चाहता है। और बिना भेदभाव, किसी बिना उसके सभी यही विकास चाहता है। और क्या, रोजगार सबसे महत्वपूर्ण तो हमारे यहाँ रोजगार है। जो युवा इधर उधर घूम रहे हैं, जिनको रोजगार उपलब्ध नहीं, उनको रोजगार उपलब्ध कराएं। किसी धंधे बिजनेस ऐसे, मतलब कुछ लोन वगैरह, जिसके पास किसी किसी के पास पैसा नहीं होता, कुछ करना चाहता है, तो सब यही है कि देखना अच्छा, चाहिए। रोजगार की जैसे बात करें तो जो मौजूदा बीजेपी सरकार है, जैसे तमाम सारे उन्होंने वादे किए थे, तो आज जैसे रोजगार के लिए युवा सड़कों पर है, शिक्षक सड़कों पर है, 5 साल बीत चुके हैं, रोजगार सरकार देने में असफल रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये युवा जो है सरकार को वोट करेगा या नहीं करेगा? भैया युवा तो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, कुछ खुश है कुछ नहीं भी खुश है। और रही रोजगार की बात, तो रोजगार तो कम मिला है भैया। जो सरकार में वादे किए गए थे रोजगार के लिए, वो वादे किए नहीं गए हैं। और कहीं ना कहीं तो कोरोना भी था हावी, इस वजह से थोड़ा है, सरकार की भी नाकाफी है और कोरोना भी था। अच्छा, जिस तरीके से कोरोना की बात हो रही है, कोविड प्रोटोकॉल है, बहुत सारे युवा मंच और अगर शिक्षा के क्षेत्र की हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे हाथों में तख्तियां लेकर दिखाई पड़ते हैं कि अगर चुनावी रैलियां हो सकती हैं, चुनावी जनसभाएं हो सकती हैं, तो स्कूल क्यों नहीं खोल सकते हैं? इस पे आपका क्या विचार? बिल्कुल सही बात आपने की है कि चुनावी रैलियां हो सकती हैं, ट्रेनों में आदमी चल सकते हैं, पर स्कूल स्कूल का आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि स्कूल क्यों नहीं खुल सकते हैं। ये हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है और कुछ नहीं। ये बहुत गलत है। देखिए, जैसे और देशों की बात की जाए, कोविड खाली भारत में नहीं है, हम सब जानते हैं कि ये वैश्विक महामारी है, पूरे विश्व में है। और अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पे स्कूल खोले खोले जा चुके हैं। और अगर चाइना की बात की जाए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, भारत से ज़्यादा चाइना की जनसंख्या है, वहाँ भी कोविड गाइडलाइन के तहत स्कूल खोले जा चुके हैं। लेकिन अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे स्कूल बंद हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से बच्चे हाथों में तख्तियां लेकर के सोशल मीडिया पे दिखाई देते हैं कि चुनावी रैलियां हो सकती हैं, चुनावी जनसभाएं हो सकती हैं, बसों और ट्रेनों में यात्रा हो सकती है, तो उनका स्कूल क्यों नहीं खोला जा सकता है? ये चर्चा का विषय है। और विधानसभा चूंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो कहीं न कहीं ये सारे मुद्दे राजनीतिक मुद्दे बन चुके हैं। तो ये कहीं न कहीं पे देखना पड़ेगा कि सरकारों को सोचना पड़ेगा, किसी की भी सरकार बने उनको ये सोचना पड़ेगा, या फिर से अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि हमने 5 साल में कौन-सी गलतियाँ करी हैं, और अगर हम सत्ता में आते हैं तो अगले 5 साल में हमको वो गलतियाँ नहीं दोहरानी हैं। रायबरेली से अपने सहयोगी जावेद अहमद के साथ मैं मोहम्मद आबिद।